बारिश में मेहमान पूरे हफ्ते रुकेंगे। तेज बरसात में रात के वक्त पूरा परिवार खाना खाने के लिए बैठता है। रिया सबको खाना परोसती है। माँ जी, आप ये दूसरा पराठा भी ले लीजिए, अभी अभी तवे से उतारा है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। सचमुच बहू, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। इस कड़कड़ाती ठंड और बारिश में ऐसा गर्मा गर्म खाना खाकर मन एकदम तृप्त हो गया है। खाना तो बहुत बढ़िया बना है बहू, लेकिन अगर इस झमाझम बारिश में थोड़े भुट्टे के करारे पकौड़े भी मिल जाते तो स्वाद का मजा दोगुना हो जाता। अरे पिताजी, आप भी क्या मांग रहे हैं? रिया से तो सादे प्याज और आलू के पकौड़े ठीक से बनते नहीं हैं। आप भुट्टे के पकौड़ों की उम्मीद लगा रखे हैं। आप तो बस कमियां निकालने का मौका ढूंढते रहते हैं। मैंने पिछली बार भी पूरी कोशिश की थी, अगली बार भुट्टे के पकौड़े भी सीख कर बना दूंगी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, भैया की आदत ही है हर चीज में टांग अड़ाने की। मेरे लिए तो ये पराठा ही बहुत टेस्टी बना है। वैसे भुट्टे के पकौड़े की बात सुनकर मेरे मुंह में भी पानी आ गया। अगर मम्मी बना दे तो बात ही कुछ और होगी। भुट्टे के पकौड़े का असली स्वाद तो गांव में ही आता है। बहुत साल पहले मैं अपने रिश्ते के भैया भाभी के घर गांव गया था। उन्होंने क्या खातिरदारी की थी मेरी। वैसे रिया, तुम भी तो कभी अपने गांव गई होगी ना? तुम्हारे मुंह से कभी अपने मायके के गांव की ज्यादा बातें सुनने को नहीं मिलती। माँ जी, आप लोग तो ऐसे समझते हैं जैसे मुझे गांव के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मेरे चाचा चाची गांव में ही रहते हैं और बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं। अच्छा, तो तुम्हारे वे चाचा चाची कभी शहर क्यों नहीं आए हमसे मिलने? इतने सालों में तो हमने उन्हें कभी यहाँ नहीं देखा। आए तो है नहीं कभी शहर, लेकिन मैंने हाल में ही फोन पर उनसे बात की थी। मैंने साफ साफ बोल रखा है कि जब भी मौका मिले शहर हमारे घर जरूर आइए। अरे भाभी, इस बरसात के मौसम में तो किसी को भी मत बुलाना। आपको पता नहीं है क्या कि बारिश में मेहमानों को संभालना कितना मुश्किल काम है। हाँ भाभी, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। पिछले हफ्ते ही हमारे शर्मा जी के घर उनके कुछ रिश्तेदार आ गए थे और पूरे एक हफ्ते तक टिके रहे। शर्मा जी की तो एकदम बुरी हालत हो गई थी। दिन रात मेहमानों की सेवा करते करते वे बेचारे खुद बीमार पड़ गए थे। बारिश में मेहमान आ जाए तो मुसीबत ही है। अरे बाबा, मैं क्यों बुलाऊंगी इस मौसम में? मैंने तो बस आने को कहा था, ये थोड़ी कहा था कि इसी बारिश के तूफान में आकर बैठ जाइए। मैं नहीं बुलाने वाली किसी को। चलो चलो, अब बातें बंद करो और चुपचाप खाना खत्म करो। रात काफी हो चुकी है, हम सबको सुबह जल्दी उठना भी है। सभी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। रिया अपने कमरे में विकास के साथ बात करती है। सुनी जी, अब वो मोबाइल बंद भी कर दीजिए और चुपचाप सो जाइए। रात के करीब 1 बजने वाला है और सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। बस 2 मिनट रुक जाओ रिया, एक जरूरी ईमेल चेक कर रहा हूँ। तुम लाइट्स ऑफ कर दो और सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आप दिन भर काम करते हैं और रात को भी इस फोन से चिपके रहते हैं। कल सुबह उठकर मुझे किचन का ढेर सारा काम निपटाना है, इसलिए सो रही हूँ। रिया लाइट ऑफ करके सो जाती है। दूसरी तरफ महेश जी आरती अपने कमरे में बात करते हैं। आरती, क्या तुम्हें नींद आ रही है? मुझे तो आजकल इस बुढ़ापे की वजह से रात में बहुत देर तक नींद ही नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। जवानी में तो कुंभकर्ण की तरह खूब सो लिए, अब बुढ़ापे में थोड़ी कम नींद आ रही है तो इतना क्यों परेशान हो रहे हो? थोड़ा ईश्वर का नाम जपिए। तुम तो हर बात का मजाक उड़ा देती हो आरती। इस उम्र में नींद ना आना कितनी बड़ी समस्या है। अच्छा बाबा, गुस्सा मत होइए। चलिए आंखें बंद कीजिए और सोने की कोशिश कीजिए। मैं भी अब लाइट बंद कर देती हूँ। पूरा परिवार सो जाता है। तभी तेज बारिश में रात के करीब 2:30 बजे दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। इतनी देर रात को दरवाजे की घंटी कौन बजा रहा है? इस बारिश में कौन आ सकता है आरती? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप संभल कर जाइए और देखिए कि कौन है। दरवाजे के पास पहुंचकर महेश धीरे से दरवाजा खोलते हैं। बाहर 4 लोग खड़े हैं। अरे महेश भैया, आप ही महेश भैया है ना? पहचानिए हमको? हाँ, मैं ही महेश हूँ, पर आप लोग कौन हैं इस वक्त इतनी रात को? अरे भैया, बहुत मुश्किल से मिला आपका घर। पूरा शहर छान मारे इस बारिश में, आखिरकार आपका ठिकाना मिल ही गया। प्रणाम चाची जी, हम लोग गांव से आए हैं। बहुत भयंकर बारिश हो रही है बाहर। चाची जी, पूरे कपड़े भीग गए हैं हमारे। रास्ते में गाड़ियां भी नहीं मिल रही थी। गांव से? पर आप लोग? महेश जी, ये सब क्या है? आरती, तुम भूल गई क्या? शाम को रिया बता तो रही थी कि उसने अपने गांव वाले चाचा चाची को आने को कहा है। शायद ही वही लोग हैं जो बिना बताए आ गए। हाँ हाँ, रिया के ही रिश्तेदार लग रहे हैं। उसने ही कहा था कि गांव में चाचा चाची रहते हैं, पर इतनी रात को आ जाएंगे ये नहीं सोचा था। अरे भैया, खड़े खड़े ही बातें करते रहेंगे क्या? बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं एकदम। बहू और बेटा कहाँ हैं आपके? अरे हाँ हाँ, अंदर आइए आप लोग। बहू और बेटा तो अपने कमरे में सो रहे हैं। इतनी रात को उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। आप लोग अंदर आकर आराम कीजिए। आप लोग सोफे पर बैठिए, मैं अभी रसोई में जाकर कुछ खाना गर्म करके लाती हूँ।
आरती फ्रिज से बचा हुआ खाना निकालकर गर्म करने लगती है। रूपा चुपके से किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। बाप रे, यहाँ तो कितना सब अजीब अजीब मशीन रखा हुआ है। गैस चूल्हा, लाइटर, ये डिब्बा जैसा ओवन। हमसे ये सामान तो छुआ भी नहीं जाएगा। हम तो गांव के मिट्टी वाले चूल्हे पर खाना बनाते हैं। यहाँ मदद करने जाएंगे तो कुछ टूट फूट जाएगा। अरे रूपा बेटी, तुम यहाँ किचन में क्यों खड़ी हो? तुम्हें तो बाहर जाकर बैठना चाहिए था। वो चाची जी हम सोच रहे थे कि आपकी कुछ मदद करवा दे, पर यहाँ कसम मशीन सामान देखकर हमें तो डर ही लग रहा है। हमसे नहीं बनेगा ये सब। अरे अरे, तुम तो हमारी मेहमान हो बेटी। भला मेहमानों से भी कभी पहली ही रात काम करवाया जाता है क्या? तुम जाओ और जाकर आराम से सोफे पर बैठो, मैं खाना ले आती हूँ। जी चाची जी, जैसी आपकी इच्छा, हम बाहर ही बैठते हैं फिर। आरती सबको खाना परोसती है। वाह चाची जी, बड़ा ही आनंद आ गया खाना खाकर। रात के सफर की पूरी थकान मिट गई हमारी। हाँ भैया, पेट भर गया है एकदम। अब तो बस कहीं थोड़ा पीठ सीधी करने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। चलिए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। वहाँ गद्दे बिछे हुए हैं, आप चारों वहीं आराम से सो जाइए। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह उठकर आपसे फुर्सत में बातें करते हैं। महेश उन्हें गेस्ट रूम तक ले जाते हैं। सभी अब अपने कमरे में सो जाते हैं। अब की सुबह रिया उठती है और उसकी नजर गेस्ट रूम पर पड़ती है। ये गेस्ट रूम का दरवाजा बंद क्यों है? अंदर से कुछ आवाजें भी आ रही हैं। क्या कोई आया है? अरे रिया, तुम उठ गई? गेस्ट रूम में तुम्हारे चाचा चाची और उनका परिवार आया हुआ है। रात को बहुत देर से पहुंचे थे वो लोग। मेरे चाचा चाची, माँ जी? मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। वो लोग अचानक कैसे आ सकते हैं? अरे बहू, कल शाम को ही तो तुम कह रही थी कि तुमने गांव वाले चाचा चाची को आने को कहा है। वे बेचारे रात 2:30 बजे इतनी बारिश में ढूंढते ढूंढते आए हैं। पर ससुर जी, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। खैर, अब आ ही गए तो देख ही लेते हैं। उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बना दो। और सुनो, विकास से कहकर पकोड़े वगैरह का सारा सामान मंगवा लो। गांव के लोग हैं तो बढ़िया खातिरदारी होनी चाहिए। ठीक है ससुर जी, मैं विकास को जगाकर बाजार भेजती हूँ और नाश्ते की तैयारी करती हूँ। रिया विकास को उठाने के लिए कमरे की तरफ जाती है। सुनिए, जल्दी उठिए। आपके पिताजी कल रात बता रहे थे कि ना उनके भैया भाभी आने वाले हैं। वही लोग आए हुए हैं और गेस्ट रूम में रुके हैं। क्या? कौन भैया भाभी? इतनी सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रही हो रिया? मुझे सोने दो। अरे उठिए भी, आपके पिताजी कह रहे हैं कि उनके गांव वाले भैया भाभी अपने बच्चों के साथ आए। ससुर जी ने कहा है कि आप जल्दी से जाकर नाश्ते का सामान ले आइए। हाँ यार, बारिश के मौसम में ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अभी जाकर पकौड़े और बेसन का सामान लेकर आता हूँ। विकास उठकर सामान लेने जाता है। रिया भी किचन में खाना बनाने लगती है। भुट्टे के पकोड़े तो मुझे बनाने नहीं आते हैं, इसलिए आलू और गोभी के बढ़िया करारे पकोड़े ही बना देती हूँ। साथ में गर्मा गर्म पराठे और अंडे की भुर्जी भी बना देती हूँ ताकि नाश्ता भारी हो जाए। रिया सभी के लिए नाश्ता टेबल पर लगा देती है। लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए। गर्मा गर्म आलू गोभी के पकोड़े, पराठे और अंडे की भुर्जी बनाई है। अरे बिटिया, इतनी बारिश में हमको आने में जो दिक्कत भई है ना, क्या बताएं। पूरा सामान भीग गया हमार। बड़ी आफत रही रास्ते में। हाँ चाची जी, ये देखिए ना, हम तनी लिपस्टिक खरीदे थे दुकान से, वो भी पानी में भीग के एकदम खराब हो गया। पूरा पैसा बेकार चला गया हमारा। अरे बस कर रूपा, कोनो जरूरत नहीं है तुझे इतनी लिपस्टिक पोतने की। दिन भर सजने संवरने का भूत सवार रहता है इसके सर पर। शांति की बात सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं। वैसे चाचा जी, आप लोगों का शहर में कितने दिन रुकने का इरादा है? मतलब कोई खास काम से आए हैं क्या? क्या बताएं बिटिया, आजकल तो इंसान के जिंदा रहते हुए भी उसके जिंदा रहने का प्रमाण पत्र मांगते हैं सरकारी लोग। किसी दुष्ट ने हमारी झूठी रिपोर्ट कर दी कि हम मर चुके हैं। क्या? आपको कागजों में मृत घोषित कर दिया गया? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। वह प्रमाण पत्र जमा करने आए हैं कचहरी में, और थोड़ा जमीन जायदाद का भी लफड़ा है। बस वह सुलझाने आए हैं शहर। अच्छा, कोई बात नहीं चाचा जी, आप लोग आराम से रहिए जब तक काम ना हो जाए। का आराम से रहे बिटिया, अब हमको रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। इतनी झमाझम बारिश हो रही है बाहर, पता नहीं कोई ऑटो वाला हमको ले जाएगा भी नहीं। ऊपर से शहर की सड़कों पर इतना भयानक भीड़ भाड़ रहता है कि हमको तो गाड़ियों को देखकर ही डर लगने लगता है। आप चिंता मत कीजिए, सब काम आराम से हो जाएगा। फिलहाल आप सब पेट भरकर नाश्ता कीजिए। नाश्ते के बाद रूपा अपने गंदे पैरों को सोफे के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। रूपा भाभी प्लीज अपने पैर नीचे उतार लीजिए, ये सोफा है, बेड नहीं। बाहर की मिट्टी लग रही है इस पर। अरे इसमें क्या है, गांव में तो हम खटिया पर ऐसे ही पैर पसार कर बैठते हैं, और ये सोफा तो है आराम करने के लिए, तो आराम से नहीं बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? गुस्से में रिया वहाँ से किचन में चली जाती है। विकास और शिल्पा भी वहाँ आते हैं। रिया, ये क्या तमाशा है? ये लोग तो जैसे पूरे घर पर कब्जा जमा लेंगे।
मैंने देखा अभी सोफे का क्या हाल कर रखा है। भैया सिर्फ सोफा ही नहीं, ये तो हर जगह अपने गांव के नियम चला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये हफ्ता 1 साल जैसा लंबा होने वाला है। मैंने तो मना किया पर वो कहते हैं कि गांव में ऐसे ही बैठते हैं। पापा जी से भी बोलूं तो वो कहते हैं कि मेहमान है, बुरा मान जाएंगे। पर हम कब तक बर्दाश्त करें? पापा का तो क्या है, वो तो मेहमान नवाजी के चक्कर में हमारा जीना हराम करवा देंगे। हमें साफ साफ कहना पड़ेगा, ये शहर है, यहाँ तौर तरीके अलग हैं। शाम को बारिश और तेज हो जाती है। रघु जी और किशन बाहर से कुछ जरूरी सामान लेके गंदे पैरों से घर के अंदर आते हैं। पूरे घर में अब पैरों के निशान पड़ने लगते हैं। अरे आरती, जरा गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता, बहुत भीग गए हैं बाहर। हे भगवान, रघु भाई साहब ये क्या कर दिया? अभी अभी तो पूरे घर में पोछा लगवाया था, पूरे मार्बल फर्श पर कीचड़ फैला दिया। अरे आरती, ये तो होता रहता है, बारिश है, थोड़ा बहुत कीचड़ तो लग ही जाता है। अभी कोई बात नहीं, कल सुबह बिटिया पोछा लगा देगी, साफ हो जाएगा। रिया और विकास दूर खड़े ये सब देख रहे हैं। रिया गुस्से में वहां से चली जाती है, विकास भी उसके पीछे जाता है। देखो विकास, अब हद हो गई है। मैंने अभी अभी पोछा लगाया था, 5 मिनट भी नहीं हुए और इन्होंने पूरा फर्श कीचड़ से भर दिया। मैं समझ रहा हूँ रिया, लेकिन मैं क्या करूँ? पिताजी को देखो, उन्हें तो लग रहा है कि ये सब सिर्फ मेहमान नवाजी है। अगर मैंने अभी कुछ कहा तो वो फिर से संस्कार और परंपरा का लेक्चर देना शुरू कर देंगे। संस्कार और गंदगी में फर्क होता है। इन्होंने सोफे का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब पूरे घर में कीचड़ फैला रहे हैं। हम कब तक नौकरों की तरह इनके पीछे सफाई करते रहेंगे? क्या हमारी अपनी कोई प्राइवेसी या सुकून नहीं है? तुम्हारी बात भी सही है रिया, पर वो हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। रिया पूरा घर फिर से साफ करती है। दूसरे दिन रिया कमरों की सफाई करने गेस्ट रूम में आती है, जहाँ गीला तौलिया बिस्तर पर पड़ा होता है। ओफो, इन मेहमानों को इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि गीला टॉवल सुखाने के लिए बालकनी में डाले, सीधा बेड पर चादर पर ही पटक दिया, पूरी चादर गीली हो गई। तभी उसे बाथरूम के नल से पानी की आवाज सुनाई देती है। ये गांव की बहू रूपा अभी तक नहा नहीं रही है। आधा घंटा हो गया, नल पूरी रफ्तार से खुला हुआ है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रूपा बाल सुखाते हुए बाहर निकलती है। अरे रिया, बड़ी मुश्किल से तो हम नहा पाए हैं आज। तुम्हारा ये जो नल का घुमाने वाला सावर है ना, वो चालू ही नहीं हो रहा था। हम उसको जोर से घुमाए तो वो उखड़ के हाथ में आ गया। क्या आपने शावर तोड़ दिया? अरे भाभी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप मुझसे पूछ लेती? वो कितना महंगा था, अभी 2 महीने पहले ही लगवाया था। अरे चिंता काहे करती है बहुरिया, हम फिर उसको जोर से दबा के सेट कर दिए हैं। बड़ी मुश्किल लगा फिर से, अब वो नहीं निकलेगा। सत्यानाश, इन लोगों ने आकर तो तबाही मचा रखी है। ये मेहमान या मुसीबत समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं रूपा भाभी, आप जाइए कमरे में, मैं देख लूंगी। ठीक है बहुरिया, तुम नहा लो अब। रिया बाथरूम के अंदर जाती है तो देखती है कि पूरे फर्श पर पानी भरा हुआ है और साबुन बिखरा हुआ है। ओफो, अब मुझे पहले ये पूरा बाथरूम साफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं नहा पाऊंगी। क्या मुसीबत गले पड़ गई है। रिया फिर से काम में लग जाती है। शाम के वक्त रिया किचन में खाना बना रही होती है, तभी रूपा किचन में आती है। अरे तुम अकेली ही लगी हुई हो शाम से, लाओ थोड़ा खाना हम भी बनवा देते हैं तुम्हारे साथ। चलिए, अच्छा हुआ आप आ गई। ऐसा कीजिए, ये जो बाउल में सब्जी रखी है इसे माइक्रोवेव में रखकर गर्म कर दीजिए, तब तक मैं रोटियां सेक लेती हूँ। ई क्या बोल रही हो रिया, ये माइक्रोवेव का होता है? हमका ये सब अंग्रेजी डब्बा चलाना नहीं आता। हमारे गाँव में तो ये सब नहीं होता है ना। अरे ये तो बहुत आसान है, बस बटन दबाना होता है। रूपा माइक्रोवेव यूज करती है और झटके से ढक्कन खोलती है, जिससे माइक्रोवेव का ढक्कन टूटकर हाथ में आ जाता है। रिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। तभी रूपा, रिया हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमें ये सब डिब्बा इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तुम ही कर लो, हम तो चले बाहर बैठे। रूपा किचन से बाहर निकल जाती है और बेचारी प्रिया ढक्कन को हाथ में पकड़कर देखती रहती है। रात के खाने के लिए पूरा परिवार और मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। आई आई चाचा जी, आप लोग बैठिए, खाना तैयार है, मैंने सब परोस दिया है। कहिए रघु भाई साहब, आज का दिन कैसा रहा? कचहरी में कुछ काम आगे बढ़ा या नहीं? अरे क्या बताएं महेश भैया, शहर का चक्कर भी बड़ा अजीब है। वकील साहब बोल रहे हैं कि पूरा 1 हफ्ता लगेगा कागजात दुरुस्त होने में। 1 हफ्ता? मतलब आप लोग पूरा 1 हफ्ता यहीं रुकेंगे? हाँ बेटा, अब काम पूरा किए बिना गांव वापस कैसे लौट सकते हैं। तभी महेश रघु की खाने की प्लेट की तरफ देखते हैं। रघु भाई साहब, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? क्या बात है, खाना पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं भैया, वैसी बात नहीं है। दरअसल सुबह जो पराठा और पकौड़ा खा लिए थे ना, तो हमारे पेट में हजम ही नहीं हुआ, पूरे पेट में गैस बन गई है, बहुत बेचैनी हो रही है। हमको तो पहले ही मालूम था, पिताजी को ये गैस वाले चूल्हे का खाना पछता ही नहीं। इनको तो बस माटी के चूल्हे की बनी मोटी रोटी हजम होती है।
माटी का चूल्हा? अब इस फ्लैट में और शहर के बीचों बीच माटी का चूल्हा कहाँ से आएगा बहू? चाची जी आप चिंता मत कीजिए, हमने आज सुबह बाहर घूमते हुए एक जगह देखी है, हमारे गांव जैसी ही फैली फैली जगह है नीचे। फैली फैली जगह? आप किस जगह की बात कर रही हैं? अरे वही जो नीचे बड़ा सा पार्क बना है ना आपकी कॉलोनी का, वहाँ हमने एक मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ देखा है। पार्क का मिट्टी का चूल्हा? अरे भाभी वो तो गणेश चतुर्थी या त्योहारों में कभी कभार प्रसाद बनाने के लिए रखा गया है। बस बस उसी चूल्हे पर कल सुबह हम लकड़ियां जलाएंगे और पिताजी के लिए बढ़िया चूल्हे की रोटी और भुट्टे के पकौड़े बनाएंगे। अगली सुबह रूपा पार्क से चूल्हे पर सेके हुए गर्मा गर्म रोटी और भुट्टे के पकौड़े एक बड़ी सी टोकरी में रखकर घर ले आती है। लीजिए पिताजी आपके लिए एकदम बढ़िया देसी स्टाइल में चूल्हे पर भुट्टा भुन के और भुट्टे के पकौड़े बना के लाए हैं। वाह भाभी क्या महक आ रही है, सचमुच रिया भाभी ऐसा भुट्टा और पकौड़ा तो आपने हमें कभी नहीं बना कर खिलाया। अरे शिल्पा, रिया भाभी और भुट्टे का पकौड़ा? रिया भाभी तो किचन में साधारण खाना बना ले, वही हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। रोहन तुम हर बात में मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। अरे रोहन भैया तुम रिया को कुछ मत बोलो, हम जाने से पहले इसको सब सिखा के जाएंगे कि मिट्टी के चूल्हे पर भुट्टा कैसे भुना जाता है। लेकिन रूपा भाभी आपको कॉलोनी के पार्क में जाकर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए था। ये कोई गांव नहीं है, ये शहर की सोसाइटी है, यहाँ हर चीज का फाइन लग जाता है और बहुत लोग गुस्सा भी करते हैं। अरे रिया तुम काहे घबराती हो, हमने तो बना लिया नाश्ता, अब जो बोलेगा सो देखा जाएगा। सभी लोग खाना नाश्ता करते हैं। दोपहर के वक्त शांति नहाकर गीले कपड़े फर्श पर ही रख देती है। चाची जी आपने ये क्या किया, गीले कपड़े पूरे फर्श पर रख दिए, पूरा मार्बल का फर्श गंदा हो गया और गीला हो गया है। क्या करे बेटिया, तुम्हारे यहाँ तो कपड़ा धोने के लिए मोगरी ही नहीं है, हमारे गांव में तो हम लकड़ी की मोगरी से कूट कूट कर कपड़ा धोते थे, तभी सफाई आती थी। चाची जी शहर में मोगरी का क्या काम, हमारे पास इतनी महंगी वॉशिंग मशीन रखी है, बस कपड़े डालो और धुल जाते हैं। हमका वो मशीन वसीन चलाना नहीं आता बिटिया, हमको तो मोगरी ही समझ आती है। अच्छा ठीक है चाची जी, आप जाइए कमरे में, मैं ये फर्श साफ कर देती हूँ और आपके कपड़े मशीन में डालकर सुखा देती हूँ। रिया पोछा लेकर फर्श साफ करने लगती है। उसी समय बालकनी में महेश रघु जी को नीचे सोसाइटी के रास्ते पर थूकते हुए देख लेते हैं। अरे अरे रघु भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? बालकनी से नीचे मत थूकिए, ये शहर की सोसाइटी है, यहाँ नीचे से लोग गुजरते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत विवाद हो जाएगा और फाइन भी लग जाएगा। अरे महेश भैया, हमारे गांव में तो सब बालकनी और आंगन से ऐसे ही थूकते हैं, अब वहाँ कौन रोक लगाने आता है? गांव की बात अलग है भाई साहब, पर यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। तभी रोहन और शिल्पा कॉलेज जाने के लिए उनके पास से गुजरते हैं। अरे महेश भैया, आपके बच्चे तो बिना कुछ बोले, बिना आपके पैर छुए ही सीधे बाहर निकल गए, उन्होंने तो आपको देखा तक नहीं। अरे वे आजकल के बच्चे हैं, कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो जल्दी में निकल गए। हमारे गांव में अगर बच्चे बड़ों के पैर छुए बिना और बिना बोले ऐसे निकल जाएं, तो हम खींच के एक कंटाप जमाते उनके कान के नीचे। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। बाहर सीढ़ियों पर खड़े रोहन और शिल्पा रघु की ये बात सुन लेते हैं। देखा तुमने शिल्पा, वो गांव वाले चाचा जी पिताजी को हमारे खिलाफ कैसे भड़का रहे हैं, कह रहे हैं कि कंटाप लगा देना चाहिए। हाँ रोहन, मुझे तो इन मेहमानों का हमारे घर में रहना एक आंख नहीं सुहा रहा है, जब से आए हैं कुछ ना कुछ बखेड़ा ही खड़ा कर रहे हैं। बारिश के मौसम में एक हफ्ते के लिए आकर सिर पर बैठ गए हैं, पता नहीं ये एक हफ्ता कब खत्म होगा और कब ये लोग अपने गांव वापस लौटेंगे। भगवान करे इनका कोर्ट का काम जल्दी खत्म हो जाए और ये यहाँ से जाए, वरना हमारा जीना हराम हो जाएगा। दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रूपा लिविंग रूम में सबके साथ आकर बैठती है। अरे चाचा जी, हम इतने दिनों से आपके शहर में आए हुए हैं, पर हमको जरा घूम फिर कर शहर तो दिखाइए, हम भी तो देखें कि आपका शहर कैसा है। बहुरिया, अब बाहर देखो कितनी झमाझम बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा है, ऐसी बारिश में हम बाहर कैसे घूमने जा सकते हैं? पिताजी कोई बात नहीं ना, हम लोग ओला कैब बुक कर लेते हैं, गाड़ी में बैठकर आराम से पार्क और शहर घूम लेंगे। हाँ पिताजी, कैब से जाने में बारिश का असर भी नहीं पड़ेगा, मैं अभी अपने फोन से कैब बुक कर देता हूँ। रोहन मोबाइल निकालकर कैब बुक कर देता है। थोड़ी देर में कैब आ जाती है और पूरा परिवार घूमने के लिए निकल पड़ता है। वाह, ये पार्क तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो झूले भी लगे हैं। हाँ बहुरिया, पेड़ पौधे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ के। चलिए, अब बहुत घूम लिए, बारिश फिर से तेज हो रही है, वापस घर चलने के लिए दूसरी कैब बुक कर लेते हैं। अरे काय फालतू में गाड़ी का पैसा बर्बाद करेंगे, इतनी पास में तो आपका घर है, भला इतनी सी दूरी के लिए गाड़ी करने की क्या जरूरत है। चाची जी, रास्ते में पानी भरा हुआ है और बारिश तेज है, कैब से चलना ही ठीक रहेगा।
अरे नहीं नहीं बहुरिया, हम तो पैदल ही चलेंगे, गांव के लोग हैं, थोड़ा पानी से डरते हैं क्या, चलो सब पैदल। अब सब लोग पैदल ही चलने लगते हैं। शिल्पा और रोहन को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोनों आपस में बात करते हैं। देखो रोहन, रिया भाभी के ये सब मेहमान कितने महाकंजूस हैं, पूरी की पूरी भीग गए हैं, लेकिन कैब के 200 रुपए बचाने के लिए सबको पैदल चला दिया है। सही में शिल्पा, गांव वाले लोग बहुत ही अजीब होते हैं। खुद तो भीगे ही हमारे भी कपड़े और जूते खराब करवा दिए। मुझे तो इन पर अब बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों गुस्से में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में रिया को एक भुट्टे वाला दिखता है जो भुट्टा भुन रहा होता है। अरे देखिए भुट्टे वाला खड़ा है, चलिए कुछ भुट्टे खरीद लेते हैं, यहीं खड़े होकर खाने में मजा आएगा। अरे रिया, ये बारिश में ठेले वाले के एक छाते के नीचे कौन कौन खड़ा होकर खाएगा, चलो कच्चे भुट्टे खरीद लेते हैं, घर में चलकर ही सेक खाएंगे। ठीक है भैया, 4-5 कच्चे भुट्टे पैक कर दो। रिया भुट्टे खरीदती है और सभी लोग घर पहुंचते हैं। लाओ रिया, भुट्टा हमको दो, हम अभी नीचे पार्क वाले चूल्हे पर जाकर इसको बढ़िया से सेक आते हैं। अरे वो पार्क वाला चूल्हा तो सोसाइटी वालों ने आज सुबह ही हटवा दिया है। जैसे उन्हें पता चला कि तुमने कल वहाँ खाना बनाया था तो वो लोग बहुत गुस्सा कर रहे थे। अरे बिटिया, तुम काहे चिंता करती हो, चूल्हा हट गया तो क्या हुआ, मैं यहीं बालकनी में जुगाड़ करके सेक लूंगी, तुम लोग जाकर आराम करो। सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिया पार्क में फेंके हुए चूल्हे और लकड़ियों को उठाकर बालकनी में लाकर जलाती है। बाप रे, ये लकड़ियाँ तो बहुत धुआं दे रही है, पर कोई बात नहीं, भुट्टा तो आज सेक के ही रहेंगे। धुआं धीरे धीरे पूरी सोसाइटी की इमारतों की तरफ फैलने लगता है। सोसाइटी में खड़े मिस्टर शर्मा अचानक ऊपर से निकलता हुआ धुआं देखकर घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, देखो देखो, ऊपर इमारत में कहाँ आग लग गई है, इतना भयानक धुआं उठ रहा है। शर्मा जी, ये तो महेश जी वाले ब्लॉक से धुआं उठ रहा है, जरूर उनके घर में भयानक आग लग गई है। राघव, जल्दी करो, तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन लगाओ, इससे पहले कि आग पूरी बिल्डिंग में फैल जाए। हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो फायर ब्रिगेड, तुरंत हमारी सोसाइटी में आइए, यहाँ बी ब्लॉक में भीषण आग लग गई है। पूरे कंपाउंड में शोर मच जाता है और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं। पूरे घर के अंदर भी धुआं भर जाता है। पिताजी, पूरे घर में धुआं भर रहा है, कहीं हमारे घर में आग तो नहीं लग गई? क्या आग? चलो जल्दी देखो कहाँ से धुआं आ रहा है। पूरा परिवार भागता हुआ बालकनी की तरफ जाता है। वहाँ रूपा और शांति धुएं में बैठकर भुट्टा भून रही हैं। चाची जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुरंत इस आग को बुझाइए। अरे काहे बुझा दे, भुट्टा भून रहे हैं हम, चूल्हे का भुट्टा बहुत टेस्टी लगता है। अरे भाभी जी, स्वाद तो बाद में देखा जाएगा, आपकी इस हरकत से पूरी सोसाइटी को लग रहा है कि घर में आग लग गई है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। फायर ब्रिगेड का ऑफिसर कश्यप अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है। कहाँ लगी है आग? किसके घर में इमरजेंसी है? सर, कहीं आग नहीं लगी है, ये गांव से आए हमारे मेहमान बालकनी में चूल्हा जलाकर भुट्टा भून रहे थे। क्या आप लोगों का दिमाग खराब है? धुएं की वजह से पूरी सोसाइटी पैनिक हो गई है और आपने फायर ब्रिगेड का कीमती समय बर्बाद किया। शहर के फ्लैटों में चूल्हा जलाना गैर कानूनी है। गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। माफी से काम नहीं चलेगा, आप पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। यह रसीद लीजिए और तुरंत फाइन भरिए। महेश कश्यप को फाइन देते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं। अगले दिन शाम को सब लोग टीवी देख रहे हैं। यार शिल्पा, कोई बढ़िया सा म्यूजिक चैनल लगाओ, थोड़े गाने सुनते हैं। हाँ रोहन, टीवी में गाने लगाओ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अरे शिल्पा बहुरिया, ये डिब्बे में गाना कैसे बजता है? हमारे गांव में तो वो गोल गोल कैसेट वाला टेप रिकॉर्डर चलता था, हमको वही पता है। भाभी, ये मॉडर्न म्यूजिक सिस्टम है, इसमें ब्लूटूथ और पेन ड्राइव से कोई भी गाना बजा सकते हैं। अच्छा, तो क्या इसमें भगवान के भजन भी बज सकते हैं बहुरिया? हाँ चाची जी, इसमें भजन भी बहुत तेज आवाज में बज सकते हैं। ये सुनकर शांति मन ही मन योजना बनाने लगती है। अगली सुबह 5 बजे शांति वॉल्यूम फुल करके जोर जोर से भजन बजा देती है। वो सुबह सुबह 5 बजे इतनी जोर से म्यूजिक सिस्टम चला दिया है, इन मेहमानों ने तो सच में नाक में दम करके रखा है। पिताजी के इन मेहमानों की वजह से एक दिन भी शांति से सोने को नहीं मिल रहा है। महेश जी देखिए ना, ऐसे तो कोई सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को सुनाकर भजन बजाता है क्या? अब क्या कर सकते हैं आरती, बहू के चाचा चाची हैं, हफ्ते भर के लिए आए हैं तो झेलना ही पड़ेगा। तभी कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे रघु, देखो तो लगता है सोसाइटी के लोग हमारे साथ भजन पूजा में शामिल होने आ गए हैं। महेश जाकर दरवाजा खोलते हैं। बाहर शर्मा जी गुस्से में खड़े हैं। महेश जी, ये क्या बदतमीजी है? सुबह के 5 बजे आपने अपना लाउड स्पीकर इतना साउंड बढ़ा रखा है, हमारी नींद खराब हो गई है, मुझे आपकी पुलिस में कंप्लेन करनी पड़ेगी। शर्मा जी, बेहद माफी चाहता हूँ, दरअसल घर में गांव से कुछ मेहमान आए हुए हैं, उन्हें शहर के नियमों का अंदाजा नहीं है। तो मेहमानों को तमीज सिखाइए ना, और ऐसे बेढंगे मेहमानों को घर में बुलाते ही क्यों हैं आप लोग?
शर्मा जी थोड़ा धीरे बोलिए, वे सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। मैं अभी साउंड बंद करवाता हूँ। तुरंत बंद करवाइए, वरना अगली बार मैं सोसाइटी के प्रेसिडेंट को लेकर आऊंगा। शर्मा जी गुस्से में चले जाते हैं। महेश अंदर जाकर म्यूजिक सिस्टम तुरंत बंद कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघु और किशन तैयार होकर लिविंग रूम में आते हैं। महेश भैया, आज हमारा कोर्ट में आखिरी दिन है। आज उम्मीद है कि सारा कागजी काम खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, पर इतनी बारिश में आप लोग जाएंगे कैसे? अरे चाचा जी, इतने दिन शहर में रहकर हम भी होशियार हो गए हैं। हमने अपने फोन से ओला बुक कर लिया है, अब हम आराम से चले जाएंगे। वे कैब में बैठकर वहां से चले जाते हैं। शाम को वे वापस लौटते हैं। महेश भैया, काम एकदम पक्का हो गया, हमारा मुआवजा भी मंजूर हो गया और कागजात भी दुरुस्त हो गए। अब हम कल सुबह अपने गांव वापस लौटेंगे। दूसरे कमरे में बैठे रोहन और शिल्पा ये सुन लेते हैं। शिल्पा, इतने दिनों से ये लोग हमारे घर में थे। हमने मन ही मन इन्हें कितना बुरा भला कहा और इनकी बातों का बुरा माना, पर बेचारे भोले लोग हैं। हाँ रोहन, मुझे भी अपनी सोच पर शर्म आ रही है। आज इनका आखिरी दिन है, क्यों ना हम इनसे माफी मांग ले और इन्हें पूरे शहर की सैर करवाएं। बिल्कुल सही कह रही हो शिल्पा। चलिए चाचा जी, आज हम आपको शहर के सबसे बड़े मॉल और दर्शनीय स्थल घुमाने ले चलते हैं। पूरे शहर में घूमने के बाद शाम को सब लोग एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं। वेटर खाना परोसता है। चाचा जी, आप लोगों को कांटे और चम्मच से खाना खाने में दिक्कत हो रही है क्या? अरे बिटिया, ये कांटा चम्मच से खाना हमारे बस का नहीं है। खाना खाने का असली स्वाद तो हाथों से ही आता है। फिर वो लोग हाथ से खाने लगते हैं, जिसे देखकर वहां बैठे लोग हंसने लगते हैं। रेस्टोरेंट से खाना खाकर सभी लोग वापस अपनी गाड़ियों से घर के पास पहुंचते हैं। सब लोग आगे निकल जाते हैं, लेकिन रघु पीछे छूट जाता है। तभी वहां से गुजरता हुआ उनका गांव का परिचित मिहिर उन्हें देख लेता है। अरे रघु काका, आप यहाँ सड़क पर अकेले क्या कर रहे हैं? अरे मिहिर बेटा, तुम यहाँ? अरे हम तो महेश भैया के घर रुके थे, वो जो तुमने बताया था ना गांव में। क्या महेश भैया के घर? काका, मैंने तो आपको रमेश जी का पता दिया था, जो 2 गली आगे रहते हैं। महेश जी तो आपके कोई रिश्तेदार ही नहीं है। क्या ई का बोल रहे हो मिहिर? तो क्या हम गलत पते पर पहुंच गए थे? हाँ काका, आप बिल्कुल गलत पते पर आकर पूरे 1 हफ्ते से टिके हुए हैं। इधर घर के अंदर पूरा परिवार परेशान बैठे हैं। पिताजी, मैंने बाहर जाकर पूरा रास्ता छान मारा, चाचा जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी लापरवाही की वजह से वो खो गए। तभी रघु मिहिर के साथ हंसते हुए घर के अंदर आते हैं। अरे रघु भाई साहब, आप कहाँ चले गए थे? हम तो डर ही गए थे। महेश भैया, हमें माफ कर दीजिए। रास्ते में मिहिर मिल गया और मुझे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। हम गलत पते पर आ गए थे। गलत पते पर? मतलब आप ससुर जी के भैया भाभी नहीं हैं? और बहू, मुझे लगा कि ये तुम्हारे गांव वाले चाचा चाची हैं। अरे नहीं भैया, न हम आपके रिश्तेदार हैं न बिटिया के। गलतफहमी में हम आपके घर घुस आए और आप लोगों ने बिना पहचान के 1 हफ्ते तक हमारी इतनी सेवा की। कोई बात नहीं रघु भाई साहब, भले ही गलतफहमी से शुरुआत हुई, पर इस 1 हफ्ते में हमें एक नया परिवार मिल गया। अब गांव के मेहमान खुशी खुशी अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा है। सचमुच भले ही परेशानी हुई, पर चाचा जी लोगों के जाने के बाद घर एकदम सूना सूना सा लग रहा है। तभी टेबल पर रखा रिया का मोबाइल फोन बजता है। रिया फोन उठाती है और स्पीकर ऑन करती है। हेलो रिया बेटी, हम तुम्हारे सगे चाचा बोल रहे हैं गांव से। हम सोच रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में पूरे 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे शहर वाले घर घूमने आ जाएं। फोन पर यह सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। नहीं नहीं चाचा जी, बिल्कुल नहीं। इस बारिश के मौसम में 1 हफ्ते के लिए कोई मेहमान नहीं आएगा। आपको आना है तो बारिश खत्म होने के बाद अगले महीने आइएगा, समझे आप? इतना बोलकर रिया तुरंत फोन काट देती है। रिया की यह बात सुनते ही पूरा परिवार जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं।